वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में वैल्यू ऑफ जी को डिटेल में डिस्कस किया था। वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ मून एंड वैल्यू ऑफ जी एट हाइट। व्हाट इज जी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आज हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। यानी अब पहले आप सेंटर से दूर जा रहे थे तो हमने देखा कि जी की वैल्यू कम हो रही है, और अब हम सेंटर के करीब जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि जी की वैल्यू में क्या चेंज आता है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ वेयर अर्थ इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेडियस आर ई। ये कल प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलेट की थी। G is equal to capital G, gravitational constant, mass of earth and radius of earth। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यहाँ से मुझे मास चाहिए, मास ऑफ अर्थ को एक साइड पे रहने दें और वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास बन जाएगा मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वी ई वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अभी हमने कहा कि अर्थ इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्थ के लिए है तो ये होगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। यहाँ से मास की वैल्यू कैलकुलेट करके हम ऊपर जी की वैल्यू में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ आपके पास मास की जगह आ जाएगा डेंसिटी 4/3 पाई आर ई क्यूब। अब यहाँ आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, आर क्यूब डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, ये एक पार्ट कैंसिल हो जाएगी, आपके पास पीछे बच जाएगा G इज इक्वल टू 4/3 डेंसिटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पाई और आर इज द रेडियस। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ये सारे कांस्टेंट्स हैं। आर ई बी अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ में हैं तो कांस्टेंट हैं। अभी हमने एक स्पेशल केस डिस्कस करना है कि वी आर मूविंग टूवर्ड द सेंटर, यानी डेप्थ पे जा रहे हैं। जब हम हाइट पे थे, एल्टीट्यूड पे थे, तो वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। हमारे और या बॉडी की और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान डिस्टेंस बढ़ रहा था। जब डिस्टेंस बढ़ रहा था तो जी की वैल्यू कम हो रही थी। देखें, ये जो आउटर स्फीयर है, दिस रिप्रेजेंट्स द सरफेस ऑफ अर्थ। आप सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जा रहे हैं, कितना नीचे जा रहे हैं? एक्स डिस्टेंस नीचे जा रहे हैं। तो आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस है। आप सरफेस से नीचे जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, एक्स टोटल आपने डेप्थ कवर की है। तो जो डिस्टेंस यहाँ और सेंटर के दरमियान होगा, दैट इज आर ई माइनस एक्स। आर ई इज़ द टोटल रेडियस। आप सेंटर के करीब जा रहे हैं, कितना करीब जा रहे हैं? आर ई माइनस एक्स। इस केस में जो पॉइंट है जहाँ आपने जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सेंटर के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? आर ई माइनस एक्स। तो इक्वेशन नंबर 2 में आर ई की जगह आप पुट करेंगे आर ई माइनस एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ जी एट पॉइंट एक्स एट अ डेप्थ एक्स। आप नीचे जा रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे, तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो ये होगा। यहाँ से आपने आर ई को कॉमन ले लिया, ठीक है। पीछे आपके पास 1 माइनस एक्स बाई आर ई बच जाएगा। ये वैल्यू आपको जी की वैल्यू देती है, जो भी हमने ऊपर देखी। G इज इक्वल टू आर 4/3 रो जी पाई आर ई। तो इस
सारे फैक्टर की जगह हम यहाँ जी, इस पूरे फैक्टर की जगह हम यहाँ जी लिख सकते हैं। यहाँ से कॉमन इसीलिए लिया गया है कि ये बाहर एक पूरा फैक्टर बन जाए। जब आपने 4 यहाँ जी की वैल्यू पुट की तो आपके पास पीछे 1 माइनस एक्स बाय आर ई बचा। ये इक्वेशन आपके पास ये शो कर रही है कि x, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी आप सेंटर के करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे आप सेंटर के करीब आते जाएंगे, r में से 1 में से ये वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा। x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वाला फैक्टर बढ़ता जाएगा, और 1 में से कुछ चीज़ बड़ी चीज़ माइनस हो रही है तो ये पूरा फैक्टर कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा तो जी एक्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन आपको ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम सेंटर के करीब जा रहे हैं वैल्यू ऑफ जी कम हो रही है। आप सेंटर पे पहुंच जाएं तो एक्स क्या होगा, आर ई, यानी आप रेडियस के इक्वल डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। जब आप सेंटर पे जाएंगे, सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो आप रेडियस की इक्वल डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम आर ई पुट करें तो आर ई से कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 ज़ीरो, 0 मल्टीप्लाइड बाई जी ज़ीरो, जी एक्स, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 0। इस पूरी डिस्कशन से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू जी कहाँ होती है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। आप सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट पे मूव करेंगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगी। आप सरफेस ऑफ अर्थ से डेप्थ में जा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ जी कम हो रही है और सेंटर पर पहुँच कर वैल्यू ऑफ जी ज़ीरो हो जाती है। जी की वैल्यू ज़ीरो हो रही है तो इसका मतलब है वेट दैट इज इक्वल टू एम जी, वो ज़ीरो हो रहा है। वेट में जी तो ज़ीरो हो रहा है लेकिन मैस ऑफ द बॉडी ज़ीरो नहीं होता। मैस ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रहता है। आप चाहे हाइट पे चले जाएं, सरफेस पे चले जाएं, डेप्थ पे चले जाएं, वैल्यू ऑफ जी वेरी करने की वजह से आपका जो वेट है वो चेंज होता है। हाइट पर कम होगा, सरफेस ऑफ अर्थ पर मैक्सिमम होगा और डेप्थ पे भी कम होगा, और सेंटर में वेट ज़ीरो होगा। यहाँ आपके पास जी की वैल्यू भी, जो कंप्लीट डिस्कशन थी वो ख़त्म हुई। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 5 में 3 लॉज हैं। केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स एंड केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें हम पहले लॉ को डिस्कस करेंगे आज, दैट इज केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। पीछे हम 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। 1 था आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ, सेकंड था कंप्लीट डिस्कशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज की स्टेटमेंट है आपके पास, द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स आउट equal areas in equal interval of time। हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। एक डायग्राम आपको सामने नज़र आ रही है जो कि एलिप्टिकल शेप ऑर्बिट मैंने ड्रॉ किया हुआ है। एलिप्स इस तरह की होती है। सन इज एट इट्स फोकस, तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। MP, mass of planet, represents the planet and sun is at the focus. So this is the line joining sun and the planet. ये line
अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज, इक्वल इंटरवल्स में इक्वल एरिया कवर करती है। यानी फॉर एग्जांपल आप टी टाइम एक इंटरवल ले रहे हैं और टी टाइम ही दूसरा इंटरवल ले रहे हैं, तो अगर एक फर्स्ट इंटरवल में इस लाइन ने, जो कि पहले यहाँ से आपने सपोज किया था थीटा एंगल बना रही है सेमी मेजर एक्सिस के साथ, ये लाइन, दिस इज द लाइन जॉइनिंग सन एंड द प्लैनेट। तो टी टाइम गुजरने के बाद ये यहाँ पहुँच गए और दिस इज द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। और ये दरमियान वाला एरिया इसने कवर किया है, ये फर्स्ट इंटरवल के लिए भी सेम होगा, सेकंड इंटरवल के लिए भी सेम होगा अगर टाइम पीरियड सेम है, अगर इंटरवल सेम है, और थर्ड इंटरवल के लिए भी सेम होगा। यानी अगर टाइम इंटरवल सेम है तो ये लाइन जो सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर रही है वो इक्वल इंटरवल्स में इक्वल एरियाज कवर कर रही है। इसके लिए हमने जो सेटअप लिया हुआ है या जो ऑर्बिट लिया है उसमें आपके पास एलिप्स है, सन फोकस पे है, थीटा इज द एंगल between line joining the sun and the planet and semi-major axis of ellipse. This is semi-major axis. This is line joining the sun and the planet, and theta is the angle between these two lines. R is the distance between the length of line or the distance between sun and the planet. अब यहाँ से प्लैनेट ने मूव करना शुरू किया और डिस्टेंस आर्ट के अलोंग एक डिस्टेंस एस कवर किया, और जो एंगल था वो डेल्टा थीटा इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। इनिशियली जब टाइम स्टार्ट हुआ तो प्लैनेट यहाँ था, डेल्टा टी इंटरवल के दौरान उसने डेल्टा थीटा डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस कवर किया और एस आर्क लेंथ कवर की। मुझे इस टाइम इंटरवल के दौरान जो एरिया है वो कैलकुलेट करना। इसके लिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही होगी। दिस इज़ द बेस ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस इज़ द हाइट, दिस इज़ हाइट, दिस इज़ बेस। तो ये जो एरिया इस लाइन ने कवर किया है डेल्टा थीटा के अंदर, दैट एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला है आपके पास एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेडेड ट्रायंगल। शेडेड एरिया वही जो डेल्टा थीटा में कवर हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। दिस इज द फार्मूला फॉर ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। 1/2 बेस क्या है, अगर ऊपर देखें तो ये आपके पास बेस है, दैट इज आर, और हाइट क्या है, ये है, दैट इज एस। यहाँ वैल्यू पुट की है नीचे बेस और हाइट की। अब रोटेशनल मोशन चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ चुके हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो जब एस कवर हुआ है तो थीटा कितना था, डेल्टा थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट की है आर डेल्टा थीटा, आर स्क्वायर हो जाएगा डेल्टा थीटा। दिस इज द एरिया डेल्टा ए डिवाइडिंग इक्वेशन बाय डेल्टा टी। ये सारा कुछ जो एरिया कवर हुआ है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, या जो आर्क लेंथ एस कवर हुई है, वो सारा कुछ टाइम इंटरवल डेल्टा टी में हुआ है। तो इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड करें। लिमिटिंग केस में या दोनों साइड पे लिमिट्स अप्लाई करने से इस साइड पर आपके पास बन जाएगा dA/dt लिमिट व्हेन लिमिट अप्रोचेस टू 0। ये डेरिवेटिव बन जाएगा dA/dt, डेरिवेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस साइड पे 1/2 एज इट इज़ कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है,
तो आपके पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, या चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। सो आपने इसको रिप्लेस कर दिया एंगुलर वेलोसिटी से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको साइड पे रख लें। हम चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ चुके हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस P। व्हाट इज R? पोजीशन वेक्टर R एंड linear momentum P. Angular momentum is the cross product of position vector R and linear momentum. इसको ओपन करें, RP sin of theta into N represents the unit vector. Sin angular motion में जो थीटा है between V and R वो हमेशा 90 होता है। ये हमने एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में पढ़ा था। ये R और V के दरमियान रेडियस और टेंजेंशियल वेलोसिटी के दरमियान एंगल हमेशा 90 होता है। साइन 91। आपके पास मोमेंटम की क्या वैल्यू है? mass of the planet into v, mv linear momentum। v क्या है यहाँ? v is equal to r ओमेगा। ये आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। v is equal to r ओमेगा। यहाँ आपके पास m mass of the planet, r square ओमेगा और n is the unit vector। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो l is equal to mass of planet r square ओमेगा। n यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सो आप यहाँ मैस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। आपके पास r स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ये आप इक्वेशन नंबर 1 में ये फैक्टर देख चुके हैं। r स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल कर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ या dA/dt इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय 2mp। L इज एंगुलर मोमेंटम, m इज mass ऑफ प्लैनेट। एक्सटर्नल कोई टार्क एक्ट ना करे तो बॉडी अपनी रोटेशनल या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रखती है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स द कांस्टेंट। तो इस मोशन में जो आपके प्लैनेटरी मोशन है इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स L इज कांस्टेंट, mass of the planet also constant, 2 is constant। तो dA/dt is equal to constant, यानी rate of change of areas with respect to time या change of areas with respect to time remains the constant। dA area sweep out by the line joining sun and the planet in any time interval delta t is constant। अगर इंटरवल्स सेम हैं तो जो लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट है वो इक्वल हर इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा। आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ एरियाज कंप्लीट हुआ। यह लॉ आपको वेलोसिटी के बारे में भी, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि जब या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड के बारे में कि जब आप एक प्लैनेट एक ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। जब वो सन के करीब होता है तो दोनों के दरमियान स्पेस कम होती है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो वो स्पीड ज़्यादा होती है, और जब कोई प्लैनेट सन से दूर चला जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाती है। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम दोनों केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स और केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को देखेंगे। आप कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच।